बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। पंजाब में अगर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन 20 अरकान को जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था डी-सीट किया गया था, उस पर दोबारा इलेक्शन जो धुआंधार तरीके से ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पंजाब में इस वक्त चल रहा है। आज की जो हमारा प्रोग्राम है बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से ही है। आज के प्रोग्राम में हम ज़िमनी इंतखाबात का जो मुमकिन तौर पर नतीजा है उसके हवाले से बात करेंगे और फिर इंतखाबात के बाद की जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इन्हीं 20 सीटों की बुनियाद पर जो 21 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब का, उसका फैसला होना है। फिर उसके बाद ये सीटें इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जो सियासी पंडित हैं उनकी जानिब से ये बात बारहा कही जा रही है कि मरकज़ के अंदर भी इन 20 नशिस्तों का जो नतीजा है वो ज़रूर असर करेगा। इलेक्शन जो हैं क्या वो बर वक्त होंगे मरकज़ के अंदर या वो अपने वक्त पर होंगे, उनके ऊपर भी ये जो नतीजा है असरअंदाज भरपूर तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए इस वक्त अगर ये कहा जाए कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इन 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात पर लगी हुई हैं, तो ये यकीनन गलत नहीं होगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन 20 नशिस्तों के इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जिस तरीके से मुसलसल फील्ड के अंदर मौजूद हैं, लाहौर में जलसे हुए, लिया में हुए, झंग में, मुल्तान में, तकरीबन तमाम इलाकों में वो बजाते ख़ुद मौजूद रहे। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहबा, जो कि इस पूरी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही थी, वो भी बजाते ख़ुद तमाम जलसों के अंदर ख़ुद मौजूद रहीं। और अगर पंजाब के अंदर जिन जिन शहरों में ये इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, अगर वहाँ का सियासी माहौल देखा जाए तो ख़ासा गर्म नज़र आ रहा है। अवाम के अंदर नहायत ही जोश व खरोश पाया जाता है। इससे पहले अगर हम तारीख़ में देखते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अवाम की जानिब से कोई ऐसा जोश व खरोश का मुज़ाहरा नहीं किया जाता था, बल्कि टर्न आउट भी बहुत मामूली रहता था। लेकिन अगर हम इस मरतबा देखते हैं तो शायद, बल्कि अगर हम ये कहें सर्वे तो ये बताते हैं कि जो मरकज़ी इलेक्शन थे उससे ज़्यादा अवाम का जो वोल्टेज है वो हाई है, अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया जा रहा है। तो इसी वजह से एक अजीब व गरीब किस्म का यहाँ पर समा है। एक आप कह सकते हैं कि अवाम में बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन को लेकर एक चीज़ पाई जाती है कि आया कि ये 20 जो नशिस्तें हैं इन पर इंतखाबात कौन सी जमात मारती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से अक्सरियत में सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है, या फिर हुक्मरान जमात PDM के साए तले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान यहाँ पर इलेक्शन में उतरेंगे वो मैदान मारते हैं। प्रोग्राम में इसी हवाले से हमने आज गुफ्तगू करनी है। हमारा साथ देंगे इस खुसूसी नशरियात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मौलाना आसिफ मुआविया साहब, इसी तरीके से सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमें 18 हज़ारी झंग से जहां इलेक्शन होने जा रहा है खुसूसी तौर पर हमें नवीद अंजुम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, और लिया जहां पर इलेक्शन होना है उसके हवाले से भी हमें अपडेट देने के लिए सीनियर सहाफ़ी शहजाद अली साहब भी कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानों को जो इस वक्त मेरे साथ फ़ोन कॉल पर इस खुसूसी नशरियात में मौजूद हैं सबको वेलकम करता हूँ, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मौलाना आसिफ मुआविया साहब, आपसे नशरियात का आगाज़ करूँगा इस इलेक्शन के हवाले से। जिस तरह मैं अभी अपने इंट्रो में बता चुका कि पंजाब भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में खासा जोश व खरोश पाया जाता है, तो सबसे पहले तो हम इस इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये जो 20 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वज़ारत आला के इंतखाब के लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं ये सीटें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पंजाब टॉक और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सोबान भाई, बात यह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, और इसी वजह से तमाम पार्टियां जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं। हर पार्टी की ये ख्वाहिश है कि हम अक्सरियत के साथ जो है जीतें ताकि अददी अक्सरियत हमें हासिल हो। मौलाना साहब काइंडली माइक करीब कीजिएगा, आपकी आवाज़ में इशू आ रहा है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन है, और इसी वजह से तमाम जमहूरी पार्टियां मुकम्मल जोर लगा रही हैं कि हमें अददी अक्सरियत हासिल हो सके। ठीक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाज़ मंशूर लेकर मैदान अमल में है, इसलिए अल्लाह के फजल व करम से हर जगह पर जो है हमारा वर्कर बड़े जोश जज्बे से मेहनत भी कर रहा है, और इंशाअल्लाह नतीजा भी बहुत अच्छा निकलेगा। जी अच्छा, कमर गिलानी साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन चूँकि आसिफ मुआविया साहब ने एक ज़रूरी मीटिंग है उनकी, तो ज़रा मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो उनका वक्त मौजूद
موجود ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا آصف معاویہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ان الیکشن کی جو کمپین ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی میدان میں موجود رہے, مریم نواز صاحبہ بھی خود موجود میں رہیں, اور کافی زیادہ عوام میں جوش و خروش پایا جاتا رہا. اور اگر ہم جو آزاد ذرائع سے سروے سامنے آئے اس میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جلسوں کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اس میں عوام کی تعداد نظر آئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کو ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا بآسانی سیٹیں نکال لیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ العزیز پاکستان مسلم لیگ نون بڑی واضح اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ سیٹیں جیتے گی. یہ جلسے اور جلوس جو ہیں ان کی تعداد کو بھی اگر دیکھا جائے تو پھر بھی پی ایم ایل این کے جلسے بہت اچھے تھے اور بہت ہی بڑے جلسے تھے مجمع کے اعتبار سے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو ایک واضح منشور بھی ہے اور ان کا ایک بڑا بہترین ماضی بھی ہے, اور اب بھی انہوں نے بڑے عوام کے لیے اچھے اچھے منصوبے پیش کیے ہیں. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کے درمیان کھڑی ہوتی ہے تو الحمدللہ سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے. وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے ترقیاتی منصوبے اور ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا, موٹر ویز دی, ہم نے پاکستان کو جو ہے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے پاکستان کو بڑے گرینڈ منصوبے دے کر جو ہے روشنی دی بجلی کے ذریعے. اور بھی کافی سارے بڑے بڑے منصوبے ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کرم کیا اور پاکستان کے عوام کو ملے. تو ان کے پاس منشور ہے, جب یہ عوام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنا منشور, اپنا ماضی, اپنی کارکردگی بھی بتلاتے ہیں. جبکہ ہمارے مد مقابل جو عمران نیازی صاحب ہیں وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو منشور نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی بات ہے, فلاں لوٹا ہے, فلاں ایسا ہے, پکڑوں گا, چھوڑوں گا, اس کو نہیں رہنے دوں گا. اور پچھلے 3.5 سال پلس جو اس نے حکومت گزاری ہے تو یہی این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, یہ کہ وہ این آر او نہیں دینے کی بات کرتا تھا, حکومت بھی دے بیٹھا. تو اب الحمدللہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کو پہچان چکی ہے اور کہ جو منشور والی پارٹیاں ہیں وہ اپنی جڑیں بھی رکھتی ہیں اور وہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں عوام کے ذریعے جو ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے انشاءاللہ وہ واضح اکثریت کے ساتھ میدان میں انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا, آپ چونکہ حکومتی جماعت میں شامل ہیں تو بار بار جو ہے مخالفین کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانبداری پر الزام عائد کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انتظامیہ کے حوالے سے بھی یہ باتیں بار بار شکایات کی جا رہی ہیں کہ شاید انتظامیہ کو ملا کر کچھ دھاندلی یا اس قسم کا جو ہے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. تو آپ مسلم لیگ نون کے نمائندے کی حیثیت ان الزامات کا کس طرح تردید کریں گے؟ دیکھیں, عمران نیازی صاحب کے پاس سوائے الزامات کے اور ہے ہی کیا. عمران نیازی صاحب وہ بچہ ہے جن کے پاس لیڈر ہوتا ہے منہ میں تو کچھ ہوتا ہے, خوشی سے نہال ہوتا ہے, جب لیڈر نکال لیا جاتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. جب تک نیازی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کا جو یہی رویہ تھا, الزامات اس وقت بھی لگا رہے تھے. اور اب جب کرسی سے اتار دیے گئے ہیں, آئینی طور پر قانونی طور پر اتارے ہیں, ان کو کسی نے کرسی سے کھینچ کے نہیں اتارا, ان کو جو ہے اسی ووٹ کی طاقت سے وہ کرسی سے ہٹایا گیا جس کا پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اجازت دیتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے. انہوں نے پھر وہی الزام تراشیاں, فلاں لوٹا ہے, فلاں یہی جس کو یہ لوٹا کہہ رہے ہیں, جب اس کی گود میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جنید بغدادی ہوتے ہیں, اس وقت وہ اس کے نزدیک حسن بصری ہوتے ہیں, اس وقت اس کے نزدیک وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب وہی لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں جہاں پہ کوئی منشور ہو, دستور ہو, جن کے کچھ آئین ہو, قانون کی پاسداری ہو, جن کا شاندار ماضی ہو, اگر کوئی اس طرف جاتا ہے تو یہ اس کو لوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو عمران نیازی صاحب کے پاس کوئی دستور اور واضح منشور نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ماضی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے, کٹے بچے انڈے مرغی, اس سے آگے بات بڑی ہی نہیں ہے. اسی میں سارے 3.5 سال 4 سال گزار کے خان صاحب جو ہے وہ واپس پبلک میں آئے کھڑے ہیں, اور وہی پرانی تقریریں جو 2015, 16, 17 اس میں ہو رہی تھی, اب وہی تقریریں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. اور اس سے کوئی نیا کوئی ایجنڈا, کوئی نئی پالیسی
अभी तक आवाम को सुनने में नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे ही PMLN की और ये जो इत्तेहादियों की हुकूमत आई है तो उसके बाद महंगाई में कमी नहीं हुई बल्कि महंगाई में इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में अगर देखते हैं तो पहले बतदरीज इजाफा किया गया और बहुत हाई प्राइस पर गए। ठीक है कि पिछले दिन जो है गुज़िश्ता दिनों में उसकी कीमतों को 18 से 40 रुपये 25 रुपये तक कम किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर महंगाई को हम देखते हैं तो उसका तनासब काफ़ी हाई है। क्या समझते हैं कि आवाम इस बार इस फैक्टर को ध्यान में रखकर दोबारा PTI की तरफ जाएगी या वो आपके इस महंगाई को सपोर्ट करते हुए आप ही को वोट और आप पर ही एतमाद करेगी? सोबान भाई, ये जो अफवाहों की सियासत होती है ना, इसके पाँव नहीं होते। ये ज्यादा देर कायम नहीं रहा करती। इमरान नियाजी साहब कब तक आवाम को बहकावे में रखेंगे? एक न एक दिन आवाम की आंखें खुलेंगी, ये ख्वाब टूटेंगे और लोग ख्वाब की दुनिया से बाहर आएंगे। और जब नियाजी साहब का असल चेहरा लोगों को नजर आएगा, इंशाअल्लाह यही नौजवान, यही हमारी नौजवान नस्ल जो है वो फिर पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर किसी न किसी जमहूरी पार्टी को जो है इख्तियार करेगी। लेकिन नियाजी साहब ने जो जहर बोया है हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में और उनको बहकाया है, ये बहकावे के दिन थोड़े हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह अजीज दुनिया जो है, हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो साहिब मंशूर जो पार्टियां हैं उनकी तरफ तवज्जो करेगी। रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो इन्हीं के किए हुए जो है मुआहदे थे जो इन्होंने IMF के सामने बिल्कुल लेट गए और जो मंसूबा उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने मुआहदा लिखवाया ये लिख कर गए, उसके तहत जो हुकूमत आई है उसने उसको संभाला है। अब 3.5 साल सम प्लस इमरान नियाजी साहब के पास हुकूमत रही है, तो उस दौर में भी महंगाई की रेशो इसी तरह बुलंद होती गई है। तो हमारे पास तो गवर्नमेंट आए को अभी चंद माह गुजरे हैं, हमें कुछ टाइम तो मिलना चाहिए ना। जो 3.5 साल सम प्लस अरसे में इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को दिवालिया बना दिया है, इक्तिसादी लिहाज से, मुआशी लिहाज से हम बहुत जो है गिरावट का शिकार हैं। उसको संभालने के लिए कुछ तो चाहिए। इंशाअल्लाह नवंबर तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत कम हो जाएगी और जिंदगी उसी मामूल पे आएगी जिस मामूल पर पाकिस्तान को 2018 में हमसे छीन कर नियाजी साहब के हाथों में दिया गया था। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान उसी तरह जो है तरक्की भी करेगा, खुशहाल भी होगा और अमन भी होगा और इंशाअल्लाह मुस्तहकम भी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना नासिर मुआविया साहब, अपने खुसूसी और कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए हमें आपने ज्वाइन किया। कमर गिलानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब की सियासत, आने वाले दिनों में जो 21 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर इसके असर जो नताइज का जो असर है वो क्या हो सकता है? और फिर इससे बढ़कर एक कदम आगे जो विफाक के अंदर हुकूमत कायम है, बार बार सियासी पंडितों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर अगर नताइज वो नहीं आते जो आने चाहिए तो शायद फिर वहाँ से भी असम्बली को ख़त्म किया जाएगा। तो एक सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार के तौर पर आप इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ। तमाम मेरे पैनलिस्ट हैं सबका मैं सबको सलामत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, ये जो अभी जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे ये 20 हल्कों के, ये इसमें एक फेज हमने बहुत पहले देखा था जबकि अदम एतमाद की तहरीक उस पर जाके इख्तिताम पजीर हुई थी। उसके बाद उसकी कुछ चीज़ें जो है वो बाद में आती रही हैं, जिसमें आखिरी जो उसकी हम देखेंगे कि कड़ी जो है वो हमजा शबाब जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद अब ये एक नया फेज जो है मुल्क की सियासत में और पूरा मुल्क की सियासत भी और पूरा मुल्क की तरक्की, जिसको हम कहेंगे कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है या पीछे की तरफ वापस आना है। तो ये चीज़ें एक नए फेज की तरफ, कल के रिजल्ट के बाद जो आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहा है, अब जो 17 तारीख को कल है, तो उसमें हम देखेंगे कि नई चीज़ें सामने आएंगी। अब इसमें नई चीज़ें किस तरीके से सामने आती हैं, इसमें देखें कि आपके मुल्क की 16 जमातें एक तरफ है, जबकि एक जो साबका हुक्मरान जमात थी वो अकेली अपोजिशन में बैठी हुई है और उसको एक दफ़ा फिर मौका मिलने का हम कह सकते हैं कि चांस उसको एक तरीके से वो मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा वो सबको पता है कि 20 जो है वो सीटें हैं, उन पंजाब असम्बली की, एक सूबे की असम्बली की 20 सीटें हैं और वो जो 20 सीटें हैं वो पूरे मुल्क पे असरअंदाज होगी, वो वफाक पे भी असरअंदाज हो सकती हैं, बशर्ते के उसमें जो 20 सीटें जो है वो
एक जमात को अगर मिल जाती है अक्सरियत के तौर पे, जो अक्सरियत के बाद दोबारा अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएंगी, उसके बाद वो देखा जाएगा कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ दोबारा जो है वो उनको इन 30 सीटों के रिजल्ट की फेवर मिलेगी, या कि दोबारा इमरान खान जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनको मिलेगी। अगर इमरान खान को दोबारा इस चीज़ की फेवर मिलती है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके मुल्क की सियासत ये सूबे से सियासत वफाक की तरफ जाएगी। वफाक के बाद आपके पूरे के पूरा इलेक्शन सेटअप की तरफ नया इलेक्शन आएगा, और वो अगर इलेक्शन कल इमरान खान विन करते हैं तो जो उनकी अक्सरियत है वो एक नए फेज की तरफ जाएगी। ठीक है नवीद अंजुम साहब, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल मौजूद जी, आप 18 हज़ारी के अंदर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिलखुसूस जो वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, जंग के अंदर 2 सीटों पर इलेक्शन होना है, थोड़ा उसके हवाले से हमें ब्रीफ करते चलेंगे। किस किस्म का आपने माहौल देखा, और बिलखुसूस जो ज़्यादा अहम बात हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि अवाम किसके साथ है। जो बयानियाँ सियासतदान देते हैं वो तो एक अलग साइड का होता है, अवाम किसके साथ है, अवाम क्या चाहती है कि क्या मुनहरिफ अरकान को जो उन्होंने इक़दाम किया वो दुरुस्त था, दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए, या अवाम अब उन लोगों से जिनको इमरान खान साहब लोटा कह रहे हैं उनसे बेदार हो चुके हैं और उनका बल्ले पर यानी कि इमरान खान साहब पर एतमाद बहाल नज़र आ रहा है। थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम जो मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, कमर भाई और अली रजा भाई। मैं यही कहूँगा कि जो अपना PP 125 का जो इलेक्शन है बहुत कांटेदार मुकाबला है, लेकिन एक चीज जो है ना वो बयानिया दिखता है। आजकल के दौर में 2 चीजें होती हैं जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा अंदाजा देखी जाती है, वो उनमें एक होता है बयानिया और दूसरा होता है कि जो उम्मीदवार है उसने किया क्या है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो भी बिक रहा है, लोग सुनने को आ रहे हैं। अब दोनों पार्टियों ने जलसा किया है, एक तरफ मरियम नवाज ने जलसा किया है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने जलसा किया है। तो इमरान खान का जो क्राउड था वो मरियम नवाज के जलसे से कई गुना ज्यादा था। तो इसका मतलब तो ये है ना कि लोग इमरान खान की तरफ आ रहे हैं, इमरान खान की बात को सुन रहे हैं। हालांकि वो एक ही बात रिपीट किए जाता है, लेकिन फिर भी वो रिपीट बातें भी सुनने के लिए लोग आते हैं। इसका मतलब है कि उनका बयानिया बिक रहा है। और दूसरी बात ये है कि अपना जो मियां आजम चेला उम्मीदवार है, उन्होंने जो तरक्याती काम जो तहसील बनवाने में भी उनका किरदार है, उसके अलावा TSU, रेस्क्यू 1122 और दीगर जो दफातर है, कॉलेजेस हैं, वो भी मियां आजम चेला की काविश है। तो लोग अगर काम के लिहाज से देखें तो उस लिहाज से भी मियां आजम चेला भारी नजर आते हैं। और अगर देखा जाए कि बयानिया किसका है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो भी बिक रहा है। तो मौलाना साहब थोड़ी देर पहले मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक मंशूर है तो अपना मुस्लिम लीग नवाज के पास, और उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं। वो तरक्याती काम तो उन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक इदारा ऐसा नहीं बताया कि जो हमने गिरवी ना रखा हो। हमारे एयरपोर्ट गिरवी है, हमारी शराहें गिरवी हैं, हमारी मोटरवे गिरवी है। तो ऐसा कोई इदारा नहीं बाकी छोड़ा जो उन्होंने गिरवी रख के उन पे कर्जा ना लिया हो। तो 30 साल हुक्मरानी में उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने तरक्की कितनी की है। 30 साल उन्होंने गुजारे हैं, 4 साल का हिसाब मांगते हैं, 30 साल का हिसाब नहीं देते। जी ठीक है नवीद अंजुम साहब, ठीक है। हल्के की सूरत हाल है वो जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ जो है वो हारेगी। ठीक है नवीद अंजुम साहब, आपने काफ़ी ब्रीफली जो है हमें वहाँ की सारी सूरत हाल से आगाह किया है। शोरकोट जंग से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रजब अली भट्टी साहब भी मौजूद हैं। रजब साहब, थोड़ा सा अपने हल्के के हवाले से बताइएगा, वहाँ किस किस्म का सियासी माहौल आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी नवीद अंजुम साहब बता रहे थे कि 18 हज़ारी के हल्के के अंदर जो मामला है वो यही है कि PTI का बयानिया भी बिकेगा और उनका जो कैंडिडेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू PMLN कैंडिडेट्स। तो क्या समझते हैं कि वहाँ भी जो दूसरा हल्का है यही मामला चलेंगे और PTI सीट निकाल लेगा, या वहाँ पर टफ कंपटीशन हो सकता है? सुभान साहब तो बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि नवीद भाई ने जो अभी बात की है, ये तहसील 18 हज़ारी जी वो आजम चेले साहब ने बनाई है।
یہ سینئر صحافی بھی ہیں، وہاں سے بھی ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو فیصل جبوانہ کا جو والد تھا وہ مسلم لیگ نون کا اس ٹائم ایم پی اے تھا اور اسی نے یہ تفصیل بنوائی تھی. ایک تو یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جلسہ تھا مریم کا تھا، وہاں پہ ہم اس ٹائم بھی موجود تھے. ابھی عمران خان صاحب کا جلسہ تھا. یہ جلسوں کے اوپر ووٹ نہیں ہوتے. کیوں کہ آدھی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے لائے جاتے ہیں. اب خان صاحب کا جو جلسہ تھا، احمد پور سیال سے لوگ گئے تھے، شور کوٹ سے صاحبزادہ لے کے گیا، دائیں بائیں سے کافی لوگ ہیں، ان کے ووٹ نہیں ہیں وہاں پہ ووٹر کی تعداد ہے. دوسری بات یہ ہے فیصل جبوانہ نے جب وہاں پہ الیکشن لڑا تھا آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا تھا اور 14,000 کی لیڈ سے انہیں ون کیا تھا. اب دیکھیں ایک بندہ 14,000 کی لیڈ سے ون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے صاف ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا، اس جہانگیر ترین کا وہ پارٹی کا تھا، اس کے بعد وہ ادھر آ گیا، اب وہ لوٹا ہو گیا. حالانکہ اعظم چیلا صاحب کی آپ ہسٹری دیکھیں نا تو یہ 3 الیکشن لڑا ہے، نون پہ بھی لڑا ہے، کاف پہ بھی لڑا ہے، مشرف کے ساتھ بھی یہ رہا ہے. مقصد یہ سارے ہسٹری ہوتی ہے، جو جہاں پر فائدہ جس کو ملتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. یہ صرف ایک ہماری ہے کہ جی وہ فلاں لوٹا ہو گیا. جو میرے خیال میں تو جو خان صاحب کے ساتھ تھا نا وہ اچھا تھا. اب جس نے خان صاحب کو چھوڑ دیا ہے وہ جی یہ لوٹا ہو گیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو الیکشن کی یہاں پر 18 زاری والی ہے 1 to 5 جو ہے، اس کے اوپر مقابلہ جو ہے یہ فیصل جبوانہ جو ہے یہ 8-10 ہزار کی لیڈ سے ون کرے گا. اور جو 127 حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے. باقی یہ ابھی ہمارے بھائی جو ہیں نوید انجم صاحب بھی بتا رہے تھے، قمر گیلانی صاحب بھی بتا رہے ہیں، صاحب ظاہر ہے سروے ہر ایک نے کیا ہوا ہے، وہ پتہ چل جائے گا کل کیا ہے، کل جیسے الیکشن ہوگی. رجب بھائی معذرت کے ساتھ یہ آپ کس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ 8 سے 10 ہزار میں ون کرے گا؟ ہماری حکومت معذرت کے ساتھ حکومتی رپورٹ کے مطابق جو ایجنسیوں نے رپورٹ دیا ہے حکومت کو، اس کے مطابق فیصل حیات جبوانہ 10 سے 12 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے ہیں. نمبر 1 معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، یہ الیکٹرانک، یہ سارا الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا. اگر دیکھے ہیں نا میری بات سن لیں، اگر آپ نے الیکٹرانکس دیکھے ہیں تو آج سروے میری سنیں 4 جگہوں کا سروے چل رہا تھا. ایک یہ ہمارے کافی چینلوں نے آن ایئر کیا ہے، یہ اپنا ہم ٹی وی نے بھی کیا ہے، اس کے بعد ہم ٹی وی والا بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی فیصل جبوانہ کی جو اس کی پوزیشن بہت زیادہ بہتر بتائی ہے. سر میری عرض سنیں پتہ یہ نا گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جاتی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جاوید اکبر صاحب نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا 2018 کے الیکشن میں جاوید اکبر صاحب نے 12,140 ووٹ حاصل کیے تھے. اس کے علاوہ عمر حیات صاحب سے انہوں نے 4,031 ووٹ حاصل کیے تھے. اس کے علاوہ ایک اقبال صاحب سے انہوں نے 8296 ووٹ حاصل کیے تھے. یہ پہلے جو ہے یہ مخالف نہیں ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی امیدوار کے، لیکن پچھلے 2018 کے الیکشن میں یہ ان کے مد مقابل آئے تھے اور انہوں نے یہ ووٹ حاصل کیے تھے. یہ ووٹ تقریباً بنتے ہیں کوئی 25,000 ووٹ بنتا ہے، 25,000 کے قریب سم تھنگ. تو یہ اب تینوں کینڈیڈیٹ جو ہے، ایک کا مجھے نام نہیں آ رہا، چوتھے کا، اس نے تقریباً 4 سے 5,000 ووٹ حاصل کیے تھے. یہ اب جو ہے یہ اعظم چیلا کے ساتھ کمپین بھی کر رہے ہیں اور اپنا جو گروپ ہے اس کو اس میں ضم کر دیا ہے. یہ ان کے اگر 50% ووٹ بھی، میں کہہ رہا ہوں 50% سائڈ پہ کر لے، 50% بھی آتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی میاں اعظم چیلا جو ہے وہ جو ہے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. نوید انجم صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. رجب علی بھٹی صاحب آپ نے بھی اپنا پوائنٹ دے دیا. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا. اس کے بعد جس بھی جماعت نے جیتنا ہے، جو کینڈیڈیٹ جیتے گا اس پر بھی ہم پروگرام کر لیں گے، پھر دوبارہ اس پر آپ کو لے کر بات کر لیں گے. قمر گیلانی صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ اوور آل پنجاب کے اندر جو 20 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، آپ کا تجزیہ اور جو رپورٹس ہیں ان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی میجورٹی سیٹس نکال دے گی یا پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت میں ہونے کے آج مل جائے گا؟
देखिए जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, मुख्तलिफ तजज़िये हमने देखे हैं। कुछ देखे जो टीवी चैनल पे तजज़िये आ रहे हैं, वो लाजमी बात है, टीवी चैनल पे हमारा मीडिया दो हिस्सों में डिवाइड है, अपना अपना तजज़िया पेश कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें नज़र आ रहे हैं, जो आम पब्लिक की ज़बान ज़द आम है, वो उसमें जो इस तरीके से है कि तकरीबन अगर हम उसको बहुत ही टाइटली करें, ऑब्जर्वेशन जो सामने आ रही है, वो आ रही है 13 से 15 सीटें जो है तहरीक इंसाफ की हैं, जबकि 7 से जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें 7 से तकरीबन 9 सीटें वो जो हुकूमती जमात है या हुकूमत के जो उनके साथ एफिलेशन है, उनके साथ जिन उम्मीदवारों की जी PMLN के टिकट पर जो है, अगर मुख्तसर कहें तो जो PMLN के टिकट होल्डर हैं, बिल्कुल, ये जो PMLN के जो टिकट होल्डर हैं, ये उनके साथ PDM के जो एफिलेशन है, जिनके साथ जिन जमातों की लाजमी पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, उसके बाद तहरीक बैग या दूसरी जमातें कहें कि उनके भी कैंडिडेट हम देख सकते हैं कि उनको भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सीटों पे इस तरह की पोजीशन है कि तकरीबन 1 से 2 से 3 जो है वो तहरीक बैग या आज़ाद कैंडिडेट वो टेक ओवर कर सकते हैं दोनों जमातों को, हुकूमती और अपोजिशन, तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नवाज को, दोनों को। तकरीबन जो तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार हैं या तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं, वो तकरीबन 2 से 3 सीटों पे वो टेक ओवर कर सकते हैं। उसको हमें जुटाना नहीं चाहिए। उसके बाद वो किस जमात में शामिल होते हैं, ये एक बात का मसला होगा। अभी जो ज़हनी हक़ाइक़ है वो तो इस तरीके से हैं। अब ये देख रहे हैं हमने कि इसके दूरअंदेशी से हमने ये देख रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट कल को जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा, अब इसमें हमने वो कैंडिडेट भी शामिल करने हैं जिन्होंने कल गुज़श्ता रोज जो एक को अदालत में मुस्लिम लीग नवाज का उन्होंने अदालत की तरफ से नाअहल करार दे दिया गया है जाली डिग्री केस में, जबकि दूसरा उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज का था, वो उन्होंने उनकी जो है वो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत हो चुकी है। अब इलेक्शन से पहले 2 उनको सीटें तो एज ए गिफ्ट हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं। अब जो पीछे जो नंबर गेम जो है वो जो हमें नजर आ रहा है वो 11 से 13 के दरमियान नंबर गेम है। अगर 11 सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, कमर गिलानी साहब, हम देख सकते हैं कि लगता ही ऐसे है कि वो तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा काया पलट सकती है। चलें ठीक है, कमर गिलानी साहब आपका पॉइंट आ गया। नवीद अंजुम साहब और रजब भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में है, तो मैं एक मिनट के अंदर आपका फाइनल कंक्लूजन नताइज के हवाले से लूँगा कि ओवरऑल अगर हम पंजाब की 20 नशिस्तों पर बात करते हैं तो पहले नवीद अंजुम साहब आप अपना जो एक माहिराना या आपकी राय है वो पेश कर दें कि क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो इलेक्शन है कौन सी जमात आपको लीड करती हुई नज़र आ रही है, और दूसरा टर्न आउट का भी बताइएगा कि वैसे ज़िमनी इंतखाबात में हम देखते हैं कि रिवायत रही है कि टर्न आउट ज़्यादा नहीं रहता। इस बार आप क्या समझते हैं कि ये रिवायत टूटेगी और आवाम वोट डालने के लिए बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ये रिवायत अब टूटेगी, क्योंकि वो दौर नहीं रहा जब लोग जो है वो वडेरों के कहने पर जो है अपने इलाके के सरदारों के कहने पर वोट कास्ट किया करते थे। आजकल जब हम मार्केट में निकलते हैं, हमने लोगों की बातें सुनी है, तो लोगों का कहना था कि अब लोग अपनी मर्जी से वोट डालने निकलेंगे। और मैं तो यही समझता हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया है उसके साथ लोग खड़े हैं, और ज्यादातर जो सीटें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप दुआ करें कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक इलेक्शन है। इसमें फौज को भी तैनात किया गया है, पुलिस के एहलकार भी हैं, और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे के एहलकार हैं वो भी ये अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हालात जो हैं वो बहुत कशीदा नजर आ रहे हैं, और जिस तरह की हिकमत अमली इक़्तिदार की जमात जो है वो बना रही है, तो मुझे जो है ये इलेक्शन जो है वो किसी और तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, रजब अली भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? जिस तरह अभी नवीद अंजुम साहब कह रहे थे कि किसी और जानिब जो है वो हालात नज़र आ रहे हैं, आप भी यही समझते हैं कि अगर नताइज वैसे ना आए जैसे? जी रजब भट्टी साहब। नहीं, सुभान साहब देखें, एक तो कमर गिलानी साहब और अपना नवीद भाई जो तजज़िया दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत होगा। मैं जो आपको बता दूं, 13 सीटें जो है ना, 12-13 सीटें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून लेगी, और बाकी जो सीटें हैं वो कुछ पीटीआई के जाएंगे और कुछ आजाद होंगे। ये जो अभी कह रहे हैं सब जरा ज़िमनी इलेक्शन है, नताइज खतरनाक होंगे, क्योंकि खान साहब ने कुछ अपनी आवाम जो इनके यंग हैं या उनको कुछ इतना वर्गलाया हुआ है, इतना मामलात बने हुए हैं, वो आने हैं नताइज।
लेकिन उसके अलावा जो अगर हकीकत देखी जाए तो वो तकरीबन 13 सीटें जो हैं 12-13 सीटें मुस्लिम लीग नून लेगी और बाकी जो हैं वो पीटीआई लेगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैनल में मौजूद तमाम मेहमानों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात में हमने वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे जो कि फील्ड में इस इलेक्शन को कवर कर रहे थे उनसे इन तमाम वाक़यात को जाना, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, बयानिया किसका स्ट्रॉन्ग है। इन तमाम चीज़ों के बाद अब जो है वो फ़ैसला कुन घड़ी जो है वो तो ज़ाहिर है कि अवाम के ठप्पे हैं, अवाम ने जो वोट डालने हैं उसके बाद ही नतीजा सामने आएगा और फिर पता चलेगा हतमी तौर पर कि इन 20 नशिस्तों पर जो मामला है क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पलड़ा भारी बनता है या फिर के हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम के और मुस्लिम लीग नून के जो मुश्तरका उम्मीदवारान हैं या फिर वो मैदान यहाँ पर मार लेते हैं। और फिर इन सब से बढ़कर जो नहायत अहम चीज़ है वो इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है बार बार ये बात कही जा रही है कि मुमकिन तौर पर हालात के बेहतर होने और बदतरीन तौर पर ख़राब होने में ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर नताइज दोनों जमातों को वैसे न मिले जिस तरह के वो एक्सपेक्ट कर रही हैं तो फिर मुमकिन तौर पर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो यही आखिर में हम दुआ करेंगे कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से हो, लोग आज़ादी के साथ जो उनका हक़ राय दही है उसको इस्तेमाल करें और फिर उसके जो नताइज हैं जिसके भी हक़ में या जिसके भी ख़िलाफ़ फ़ैसला आए दोनों जो पार्टियाँ हैं, दोनों जो उम्मीदवार हैं उसको वो कबूल करें और मुल्क के जो हालात हैं वो मज़ीद अब ख़राबी की तरफ जाने के बजाय जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क की हालात और बिलखुसूस अमन व अमान के हवाले से जो हमें चैलेंजेस मादी में रहे हैं अब ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी ऐसे गलत फ़ैसले की वजह से दोबारा हम फिर 10-15 साल 20 साल पीछे के हालात की तरफ चले जाएँ। अपने मेज़बान सबान कुरैशी को फ़िलवक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।